फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पिछले 2 दिन से जो सीरियल कल्चर है, उस सीरियल कल्चर के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स है, उसकी आइडियोलॉजी, इस पर बात कर रहे थे। ये सिलसिला भी चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका दायरा बहुत बड़ा है और बहुत बड़े इशू हैं उसमें इन्वॉल्व। मैं एक 2 चीजें अभी फिलहाल रखना चाहता हूं। सीरियल का उत्पादन, ये जो झटका लगा है ना, एक नोटबंदी और उसके बाद में अब ये जो झटका है, लॉकडाउन और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि अब सीरियल संस्कृति बहुत लंबे समय तक सरवाइव करेगी हिंदुस्तान में। ये जो धारावाहिक उत्पादन के केंद्र हैं, वे ऑलरेडी संकट में हैं। अगर धारावाहिकों से उत्पादन और मुनाफा पर्याप्त हो रहा होता तो जी के नेटवर्क को बेचने की नौबत नहीं आती। तो एक चीज तो हम लोग समझ लें कि मीडिया उद्योग बहुत गहरे संकट में है, और ये जो अब जो मंदी आई है, ये बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। सीरियल के निर्माण में एक बहुत हैवी कॉस्ट लगती है, और वह कॉस्ट की रिकवरी अगर ठीक से न हो तो कौन अपना पैसा डुबाना चाहेगा। तो मेरी ये मतलब धारणा है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये सीरियल के उत्पादन ठप होंगे। अभी तो जो आने वाला है, अगर लॉकडाउन खुलता है और ऑनगोइंग उसको लोग कंप्लीट, तो आप सीरियल जो बनाने वाले की आर्थिक संकट है, मजदूरी कम, हम कहेंगे कि भाई पैसे नहीं है। ऑलरेडी ये क्राइसिस, ये मेरा अनुमान है कि सीरियल उद्योग जल्दी ही ठंडा पड़ सकता है। दूसरा एक कारण और भी है उसका। कारण यह है कि ऑलरेडी सीरियल उद्योग अब डिजिटल हो रहा है। नहीं है तो मोबाइल से देख लेगा, अपने इंटरनेट के कनेक्शन से घर में देख लेगा। तो ये जो दिन में बैठ के जो सीरियल देखने की आदत थी कि टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो और वो देखे घर में, इसके दर्शक घटेंगे। क्योंकि जियो का जो कनेक्शन आया है ना, और जियो के कनेक्शन को जिन लोगों ने लिया हुआ है, उनको एक पैकेज भी है कि जियो के पास में जो टीवी चैनल्स हैं और उनके जो मनोरंजन चैनल हैं, वे आप फ्री में देख सकते हैं। पुराने एपिसोड तमाम सीरियल्स के अवेलेबल हैं, तो लोग फ्री में देख सकते हैं। सो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया ने सीरियल के कंज्यूमर को, और खासतौर पर डे टाइम कंज्यूमर को, बहुत सीरियसली प्रभावित किया है। और जब यह आर्थिक मंदी का असर बहुत तेज होगा, जो कभी है, अब इसी झटके में कई करोड़ लोग नौकरी से चले गए। अभी स्थिति बहुत भयानक है। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो सीरियल को देखेंगे कैसे, टीवी को रिचार्ज कैसे करेंगे। वो 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए टीवी पर हर महीने खर्च करेंगे, या उसे दूध पर खर्च करेंगे, चाय पत्ती लाएंगे, दाल लाएंगे, किस पर खर्च। इसलिए
ये चीज समझने की है। और दूसरा एक अनुभव भी है हमारे सामने। ये 1 अप्रैल 2009 की बात है। 1 अप्रैल 2009 को अचानक सीबीएस ने, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, उसने डिक्लेयर किया कि वह अपने सीरियल गाइडिंग लाइट, जीएल गाइडिंग लाइट को बंद करने जा रहा है। लोगों ने समझा कि ये अप्रैल फूल बना रहे हैं, कि 1 अप्रैल को बता रहे हैं। कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गाइडिंग लाइट 70 साल से चल रहा था। गाइडिंग लाइट कितने दिनों से चल रहा था? 70 साल से चल रहा था, और वो बंद नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आई तो पहला झटका सीबीएस ने दिया कि उसने गाइडिंग लाइट को बंद करने का फैसला लिया। गाइडिंग लाइट के 15,762 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। उसमें जो लोग काम करने के लिए आए वो बुढ़े हो गए, वो मर गए, लेकिन वो सारी जिंदगी उसी में काम करते रहे। अमेरिका में ऐसे सीरियल चलते रहे हैं जो कि 60-60 साल, 50-50 साल, 40-40 साल, 70-70 साल तक चलते रहे हैं। लेकिन 2008-9 की जो मंदी आई, उस मंदी ने सीरियल उद्योग को वहां सबसे गहरे प्रभावित किया। हम तो बच गए थे, आया तो यहां पे भी है संकट, लेकिन सरकार ने बहुत सारा लोन दे दे के लोगों का पेट भरा, विज्ञापन दे दे के पेट भरा। और जिस सरकार ने विज्ञापन दिया, लोन दिया, उसी सरकार को ये चैनल वाले खा गए। मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत पैसा दिया लोगों को कि किसी तरह से इंडस्ट्री बचे, लेकिन जैसा कि होता है कि हिंदुस्तान में तो नियम है कि जिसका खाते हैं उसी की हांडी में छेद करते हैं। सिंह की सरकार ने बहुत खुल के मदद की, लेकिन पूरी इंडस्ट्री, अगर वो मंदी के समय में सरकार यही रुख अपनाती जो कि मौजूदा सरकार अपनाए हुए है, वो किसी की मदद नहीं कर रही। लेकिन मनमोहन सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके हिंदुस्तान में पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी और मंदी से देश को अप्रभावित रखा। अमेरिका कोलैप्स कर गया था उस समय 2008-9 में। अमेरिका में करोड़ों लोग बेकार हो गए थे, खाने के लिए तरस गए थे, लोग घरों की किस्तें नहीं दे पाए थे अपने, जो घर खरीदे हुए थे जिन लोगों ने। उस मंदी से बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए सिर्फ 2 ही देश सामने आए, चीन और भारत। अमेरिका की रिजर्व बैंक के 80% शेयर चाइना ने खरीदे और 20% शेयर भारत ने खरीदे, और तब अमेरिका मंदी से बचा। उस समय आप जान लीजिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को बचाने के लिए 20% शेयर उसके खरीदे। अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो 2 देश सामने आए हुए थे, चाइना और भारत। और एसेंशियली यह फार्मूला मनमोहन सिंह का था कि अमेरिका को क्राइसिस से निकाला जा सकता है। G20 के देशों में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें बाकायदा ओबामा ने, चाइना के राष्ट्रपति ने और पुतिन ने, तीनों ने मनमोहन सिंह से खास तौर पर अनुरोध किया, क्योंकि आप नव्य आर्थिक उदार क्या अमेरिका जिस समय गहरे मंदी में फंसा तो उस समय सीरियल चर मरा के गिर पड़ा। वे तमाम सीरियल बंद हुए एक एक करके। कोई 2009 में बंद हुआ, कोई 10 में बंद हुआ, कोई 11 में बंद हुआ, जो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से, 70-70 साल से चल रहे थे। ये जो हिंदुस्तान में अभी जो झटका लगा है, इस झटके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी निकल नहीं पाएगी, अब लंबे समय तक निकल नहीं पाएगी।
इसलिए हिंदुस्तान के सीरियल उद्योग को एक गंभीर जो है क्राइसिस का सामना तो अब करना पड़ेगा, और इसके प्लस माइनस दोनों ही हैं। इसके पैरेलल एक चीज और चल रही है जो टेलीविजन के अंदर है और टेलीविजन के बाहर भी है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे टीवी में सीरियल, लेकिन अब एक नेट पर शुरू हुई है, वो क्या है, सीरियल टीवी। नेटफ्लिक्स और दूसरी कंपनियों के जरिए लगातार हमारे बीच में एक नया एंटरटेनमेंट मीडियम दाखिल हुआ है, और वह सीरियल की कल्चर का इस दौर का सबसे विकसित रूप है। सीरियल देखते थे आप अकेले, वो सामुदायिक तौर पर घर में बैठ के एक एक एपिसोड देखते थे। हर सप्ताह एक एपिसोड आता था, बाद में उसके दिन फ्रीक्वेंसी बढ़ी, सप्ताह में 2 दिन हो गए, कुछ सीरियल डेली आने लगे क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन ये जो नई जो सीरियल सीरीज शुरू हुई है, जिसे सीरियल टीवी कहते हैं, वो एक नए किस्म का दर्शक है। वो दर्शक है यहीं का, हिंदुस्तान का, लेकिन ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। आप ये ध्यान दीजिए, ये जो नेट सीरीज जो शुरू हुई है, ये इसी क्राइसिस में शुरू हुई है। पिछले 3-4 साल में जो क्राइसिस मोदी सरकार के आने के बाद में जो सघन हुआ है, इकोनॉमी का धीरे धीरे जो भट्टा बैठा है, जिससे कि सीरियल उद्योग गंभीर संकट में, उसी में ये सीरियल सीरीज की कल्चर शुरू हुई है। अभी हम सीरियल से ही परेशान थे और सीरियल के दर्शक से ही परेशान थे, क्योंकि सीरियल का दर्शक वो एक अद्भुत दर्शक बना था। कोई मौका लगेगा तो मैं सीरियल के दर्शक की मनोदशा और चेतना पर बात करूंगा बाद में। लेकिन ये जो शिफ्ट है, ये नेट सीरीज का, ये शिफ्ट उस परिवर्तन को रेखांकित करता है जिसका कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सीरियल उद्योग संकट में है। उस संकट से निकलने के लिए अब नेट सीरीज का सहारा लिया जा रहा है। अमेरिका में ये पहले से प्रचलन में था, हमारे यहां थोड़ा लेट दाखिल हुआ है। कैसे लोग हैं नेट सीरीज को देखने वाले, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का एटीट्यूड बन रहा है उनका। एक जमाने में देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे, उन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने की जो ललक थी लोगों में 19वीं शताब्दी में, तो उस उपन्यास के पाठक को और उस उपन्यास को एक सही विधागत नाम देने में असुविधा हो रही थी उस समय। तो हजारीलाल द्विवेदी ने एक नाम दिया उस तरह के उपन्यासों के लिए जो रहस्य, रोमांच और सनसनी से भरे हुए थे, लकलका साहित्य। एक ऐसा साहित्य जिसका कि जो पाठक है वो अत से इति तक पढ़ता है, बेचैन रहता है तक पूरा उपन्यास खत्म नहीं कर लेगा। जो पॉपुलर, जो फुटपाथ वाला जो उपन्यास है, जो पॉकेट बुक्स उपन्यास है, उस पॉकेट बुक्स उपन्यास का जो पाठक है वो एडिक्ट पाठक होता है। उसे रोज चाहिए और वो पूरा पढ़े बिना चैन से सोएगा नहीं। जो नेट सीरीज है वो एक तरह का नए किस्म का टेलीविजन में लकलका साहित्य है और लकलका टेलीविजन है। लकलका साहित्य इसलिए कहा था क्योंकि उसे देशज भाषा में लकलका को कहते हैं जो अफीम के नशे में धुत हो। ये खास तरह का नशा है जो अफीम लेने वालों में होता है। और अब जो सीरीज देखते हैं
पहले होता था कि 1 घंटे का सीरियल होता था या 50 मिनट का सीरियल होता था, आध घंटे का सीरियल होता था, उसके बाद में सीरियल की अगली किस्त देखनी होती थी। अभी स्थिति है कि जो सीरीज है वो एक साथ देखते हैं, 5 घंटे 6 घंटे का पूरी सीरीज, 5 घंटे की सीरीज पूरी देखते हैं, उसमें 5 या 6 एपिसोड होते हैं। अभी आप एक एपिसोड देखने वाले से परेशान थे, अब यही नागरिक अब 5 एपिसोड जब एक साथ देखेगा तो आप सोचिए कि वो किस नशे में होगा। तो हम संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के सामने, साहित्य से जुड़े हुए लोगों के सामने, मीडिया से जुड़े हुए लोगों के सामने ये गंभीर संकट है कि जो लकलका टेलीविजन का जो सीरीज टेलीविजन है, इसका जो श्रोता है, वो श्रोता कितना जागरूक होगा, उस पर क्या असर होगा इसका, हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। और नहीं सोचा है तो सोच लें, क्योंकि ये इल्लत तो घर आ गई है। लोग खुश हैं, हमारे कई दोस्त हमें फोन कर करके बता चुके हैं कि वो फला सीरीज देखी, फला सीरीज देखी। मैंने अभी कोई सीरीज नहीं देखी, लेकिन इच्छा है मेरी देखने की, लेकिन मेरे पास में ना तो पैसा है ना समय है। मेरे पास समय की प्राथमिकता है अपनी थोड़ी सी अजीब है। लेकिन ये लकलका जो सीरीज है, इस लकलका सीरीज से कैसे बचा जाएगा? और ये जो लकलका सीरीज है, क्योंकि अभी टेलीविजन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा जस्ट बदल गया है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पहले टीवी में सीरियल था, अब सीरियल टीवी है। और ये बड़ा शिफ्ट है, और ये शिफ्ट इसलिए आया है क्योंकि अब आप ऑनलाइन रहते हैं। एक चीज और है कि जिन बच्चों का जन्म ऑनलाइन दौर में हुआ, वो क्या टीवी देखने जाएंगे या ऑनलाइन पर रहेंगे? उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन है। वो अगर देखना होगा तो वो ऑनलाइन पे देख लेंगे कोई भी सीरियल। सो ऑनलाइन की कल्चर में जो लोग रचे बसे बड़े हुए हैं, उनके लिए ये सीरियल टीवी एक बहुत बड़ा अपीलिंग एरिया है, वो आकर्षित कर रहा है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, मैं उस सर्वे को शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। ये जो लकलका टीवी के आने के बाद, इसको उन्होंने एक नाम दिया है, विंज वॉचर। मैं तो इन्हें विंज नहीं कहूंगा, मैं तो इन्हें लकलका कहूंगा, क्योंकि मुझे, मेरे हिंदी वालों को हिंदी का नाम बड़ा अच्छा लगता है। विंज मुझे जो है हजम नहीं हो रहा है, तो मेरा मानना है कि विंज को जो है लकलका कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। शिफ्ट कैसे हो रही है इसका सिर्फ एक झलक के लिए, अभी कुछ किया गया टीवी के दर्शकों में, 90% टीवी के दर्शकों में सर्वे किया गया, और यह पाया गया कि तकरीबन 38% जो टीवी के दर्शक हैं वो अब इस लकलका टीवी की तरफ, यानी सीरियल टीवी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। अब वो टीवी नहीं देखते, अब वो सीरियल टीवी देखते हैं। वे हर सप्ताह नई सीरीज देखते हो। नई सीरीज का मतलब यह है 5 घंटे एक साथ बैठ के देखना। इसमें वे लोग हैं जो कि 14 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। सवाल यह है कि क्या सीरियल टीवी टीवी को रिप्लेस कर देगा? क्या सीरियल टीवी का दर्शक टीवी के दर्शकों को खा जाएगा, उनकी जगह ले लेगा? मेरा अनुमान यह है कि वो ऐसा करेगा, बड़े पैमाने पर करेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो ऑनलाइन जो कंजम्पशन है ये अभी और बढ़ेगा, इसकी खपत बढ़ेगी। इसलिए लगातार हम सब लोग इस पहलू पर सोचें
कि टीवी का अब पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। टीवी सीरियल का भी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। टीवी जब आया तो उसने कन्वर्जन की संभावनाएं बढ़ा दी, कंप्यूटर ने उसे एकदम ऊंचाई पर पहुंचा दिया कन्वर्जन को। सो अब नया जो चैलेंज है वो अब सीरियल टीवी है, टीवी नहीं है खाली। टीवी तो था ही, टीवी अभी भी है, लेकिन एक नया चैलेंज है सीरियल टीवी। और हमारे यहां सीरियल टीवी को लेकर सरकार को तो कोई लेना देना नहीं है। अब सीरियल टीवी देखिए या अफीम टीवी देखिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए तो बस सरकार बची रहे। सीरियल टीवी के बारे में सीरियसली सरकार कुछ सोचे। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, टीवी के संदर्भ में स्पेशली, टीवी के बारे में ये एक सामान्य धारणा है कि टीवी जो है वो लोगों को एक जगह एकत्रित करता है, बांधता है, और ये भी लोग कहते हैं कि वो लोगों को एडिक्ट बनाता है। मैं एडिक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। वो बांधता है और वो एक आदत डाल देता है, और वो स्टीरियोटाइप है, वो अभ्यास, उस अभ्यास में दर्शक बनता चला जाता है, और वो फिर उसकी एक तरह से उपासना देवता की तरह करने लगता है। जैसे आपको सुबह 6 बजे मंदिर पर दर्शन करने जाना होता है, इसलिए आपको 9 बजे हर हालत में या 12 बजे हर हालत में, जो आपके सीरियल का टाइम फिक्स है, उस समय टीवी खोल के बैठ जाना होता है। तो टीवी के अंदर ये एक तरह का अपने प्रति देवत्व भाव पैदा करने की क्षमता तो है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है जो कि इसके पीछे लगी हुई है। सीरियल के निर्माण में साधारण पूंजी नहीं लगती। मैं एक किताब लिखता हूं, तो मेरी किताब में एक मेरे लिखने की लागत जो है वो 50, 60, 70 हजार रुपए आ जाती है लिखने की, छपने की नहीं। मुझे किताबें खरीदनी होती हैं, उसके लिए और चीजें खरीदनी होती हैं, मुझे अपना टाइम देना होता है। 50, 60 हजार रुपए हर किताब पर खर्च हो जाता है। तो मेरे पास में एक किताब होती है। सीरियल के निर्माण में बहुत पैसा लगता है, बड़ी पूंजी का खेल है सीरियल का निर्माण, छोटी पूंजी का खेल नहीं है। और बड़ी पूंजी का खेल, यह केंद्रीकरण जो इसकी वजह से मीडिया में बढ़ा, अब उसमें यह संभावना हो गई मीडिया में कि अब बड़ा खिलाड़ी ही मीडिया में टिक सकता है। ये जो अपग्रेडेशन हुआ, प्रिंट मीडिया का भी अपग्रेडेशन हुआ। अब अखबारों में कौन सर्वाइव कर सकता है? जो बड़ी पूंजी खर्च कर सके। पहले एक अखबार को लॉन्च करने में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया खर्च होते थे, लेकिन अभी 1-2 करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक अखबार लॉन्च करना चाहें रीजनल लेवल का या नेशनल लेवल का, तो आपको करोड़ों रुपए चाहिए। टेलीविजन कल्चर आने के बाद में और सीरियल संस्कृति आने के बाद में, खासतौर पर मीडिया में पूंजी के और बड़ी पूंजी के निवेश की अनंत संभावनाएं पैदा हुई। क्योंकि सीरियल की कल्चर, मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि अब टेलीविजन डिक्टेट कर रहा है कि बाकी मीडिया में क्या हो। अगर टेलीविजन में बड़ी पूंजी निवेश हो रही है, बड़ी मोटी रकम निवेश हो रही है, तो आप तय मानिए अखबार आप छोटी पूंजी से नहीं चला सकते और सरवाइव नहीं कर सकते। अखबार को अगर सरवाइव करना है तो उसके पास में बड़ी पूंजी की मदद जरूरी है। बिना बड़ी पूंजी के निवेश के अखबार सस्टेन नहीं कर सकता। तो सीरियल में जब बड़ी पूंजी के निवेश की संभावनाएं बनी और उसने मजबूर किया और वहां पूंजी निवेश हुआ, तो उसने पूंजी निवेश की जो सीमाएं थी वो तोड़ दी। अब आप कल्पना कीजिए, सीबीएस का वह चैनल, सीबीएस का वह सीरियल जो 70 साल चला, कितना पैसा खर्च हुआ होगा उसमें? साधारण पैसा खर्च नहीं हुआ होगा।
हमारे यहाँ तो 400, 500, 600, 800 एपिसोड, 1000 एपिसोड होके खत्म हो जाता है, लेकिन 3 साल 4 साल चलते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे सीरियल हैं। सीरियल ने एक काम किया। वो काम क्या किया कि ये जो तनाव भरी जिंदगी थी लोगों की, तरह तरह की, उस तनाव भरी जिंदगी से रिलैक्स करने में, उससे राहत दिलाने में उसने जरूर मदद की लोगों की। ये टेलीविजन का एक साइड इफेक्ट था कि लोग जब टेलीविजन देखते थे तो अपने खाली टाइम में, प्लेजर के समय में उसे देखते थे, लेजर टाइम में देखते थे और राहत महसूस करते थे। तो एक नया गठबंधन शुरू हुआ आइडियोलॉजिकली, लेजर टाइम और टीवी टाइम के बीच के संबंध, लेजर टाइम और सीरियल के बीच के संबंध, इनके बीच का गठबंधन शुरू हुआ और इसने एक नए किस्म के सांस्कृतिक रसायन को निर्मित किया। आप खाली समय में क्या करेंगे घर में? आपका पास टाइम काम कौन सा है? जब औरतें अपने दैनंदिन कार्यों से फ्री हो जाती हैं तो उनका पास टाइम कैसे गुजरता है? चैनल देखेंगी, वो बैठ के सीरियल देखेंगी। तो नई एक चीज पैदा हुई थी, लेजर पीरियड। उस लेजर पीरियड को फिलअप करने का, उसे भरने की जिम्मेदारी टेलीविजन ने ले ली और एक नया रिश्ता बना लेजर टाइम और टीवी टाइम के बीच में। टीवी में एक और चीज है, हम लोग जानते हैं लेकिन उसे हम उस तरह से, मैं चाहता हूं देखें आप। अहर्निश प्रोडक्शन। अब जैसे शाहरुख खान की कोई फिल्म बननी है तो फिल्म बन गई, उसके बाद में थोड़ा सा राहत है शाहरुख खान को, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन टीवी में तो सीरियल की तो एक मुश्किल यह है कि उसमें अहर्निश प्रोडक्शन चलता रहता है। एक बार शुरू हुआ एक सीरियल तो अब वो पता नहीं 50 एपिसोड चले, 100 एपिसोड चले, 200 एपिसोड चले, 500 एपिसोड चले। और जब ये इंटरनेट और डिजिटल आ गया तब जिसमें कि अब ये सीरियल टीवी दाखिल हुआ है। सो सीरियल टीवी में और टीवी में क्या फर्क है? टीवी में जब सीरियल आता है वह उसका फिक्स समय है, वह उसी समय दिखाया जाएगा। आप देखना चाहे देख लीजिए। अब आप बाद में पुराना एपिसोड देखना चाहें तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर पहला टेलीकास्ट देखना है तो आप टीवी के सामने बैठिए और देखिए। लेकिन जो ये सीरियल टीवी आया है, ये जो नेट की सीरीज शुरू हुई है, ये लकलका टीवी जिसे हम लोग कहते हैं, ये तो एटीएम की तरह है। 24 आवर्स अवेलेबल है, सातों दिन, जब इच्छा हो देख सकते हो तुम ऑनलाइन। तो इसने जो आराम के समय या आनंद के समय और मनोरंजन के बीच में जो रिश्ता बना था उसको एकदम बदल दिया। पहले फिक्स दिन था मनोरंजन का, फिक्स समय था मनोरंजन का, लेकिन अब वो ये 24 घंटे नेट सीरीज अवेलेबल है। तो अब जब आपको सुविधा, आपको रात में सुविधा है 5 घंटे रात में देखिए, आपको दिन में सुविधा है दिन में देखिए। आप अलग अलग करके देखना चाहते हैं, अलग अलग करके देखिए 5 सीरियल सीरीज। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब मनोरंजन एटीएम की तरह 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल है। ये जो नॉन स्टॉप जो एंटरटेनमेंट है, इस नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का
क्या असर होगा? पता नहीं आपने कैसा अनुभव किया है, लेकिन मैं अपना बता सकता हूं। मैं जब दिल्ली में मेट्रो में चलता हूं या और दूसरी, मैं कभी मथुरा से दिल्ली भी ट्रेन से आता जाता हूं, तो मेट्रो में अगर एक तरफ 8 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें 6 लोग मोबाइल चलाए होते हैं और मोबाइल में ऑनलाइन टीवी चल रहा होता है, या ऑनलाइन गाने चल रहे होते हैं, या ऑनलाइन फिल्म चल रही होती है। ये जो इतनी बेखबरी, ये जो इतनी आत्म केंद्रितता समाज में पैदा हुई है, आप ये सोचिए, आप जस्ट सोचिए, आप 23 लाख लोग अपना धंधा छोड़कर, जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो वो पैदल ही अपने घरों की ओर लौट दिए। कहीं किसी भी मोहल्ले में, इलाके में लोगों ने निकल के उनको रोका नहीं कि तुम मत जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उस समय सब लोग अपना जरूर टीवी देख रहे होंगे और मोबाइल से देख रहे होंगे। ये जो ऑनलाइन जो व्यूअरशिप है, ये 24 आवर्स की जो व्यूअरशिप है, यह आपको हिंदुस्तान के यथार्थ को देखने ही नहीं देगी। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के यथार्थ में आपको शामिल ही नहीं होने देगी। और यही तो सबसे बड़ी ताकत है इस सरकार की। आप सर पटक के मर जाइए। आप लाख बात, पहले एक जमाना था कि आप कोई घटना होती थी, साधारण सी बात बता रहा हूं आपको, मिसेस इंदिरा गांधी 1971 में जब इलेक्शन जीत कर आई, अपार बहुमत से इलेक्शन जीती थी, उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था और पाकिस्तान को हराया था। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं मथुरा में ही था उस समय, और मथुरा में मेरा यह अनुभव है कि जब पहली बार बजट आया 72-73 का, उसके बाद तो उसमें चीजों के दाम थोड़े से बढ़ा दिए गए और जो युद्ध का कर था वो लगाया गया था, उसकी वजह से चीजों के दाम थोड़े से बढ़ गए थे। हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं जहां पर प्रोटेस्ट ना हुआ हो। कोई शहर नहीं, इंक्लूडिंग मथुरा। मैं क्लास 11 का विद्यार्थी हुआ करता था उस समय, और मैंने पहली बार हिंदुस्तान में यह महसूस किया कि यार बजट आने के बाद में थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है और उस पर लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। मैं नहीं जानता था बजट का क्या मतलब होता है, समाज पर क्या असर होता है, मैं नहीं जानता था ये सब चीजें। यहां रंगेश्वर महादेव के सामने जो हेड पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उस हेड पोस्ट ऑफिस के नीचे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े होके बाकायदा पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और 100-200 लोग सुन रहे थे उसे, सब्यसाची भाषण दे रहे थे उसमें। और जो दृश्य मथुरा में था वह दृश्य पूरे हिंदुस्तान में था। मैं बाद में कलकत्ता चला गया, कलकत्ते में 5 पैसा भाड़ा बढ़ा था, 5 पैसा, और 5 पैसा भाड़ा बढ़ने पर पूरा बंगाल जाम हो गया था। ये ऑनलाइन कल्चर के आने के बाद, ऑनलाइन व्यूअरशिप बनने के बाद एक नया संकट पैदा हुआ कि ये जो नागरिक है, जिसे सबसे ज्यादा सूचना संपन्न और सबसे ज्यादा एक्टिव और हस्तक्षेपकारी होना चाहिए था, वह नागरिक अब अपने आत्म केंद्रित संसार में चला गया है। उसे कोई लेना देना नहीं है कोरोना वायरस से कितने लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, दे डोंट बॉदर। वो सामने दुर्घटना होती रहती है, वो देख के अनदेखा करता है। ये जो एकदम बेफिक्र नागरिक जो पैदा हुआ है, जो आंखों के सामने दुर्घटना, त्रासदी घटने के बाद भी नहीं बोलता, यही वो ऑनलाइन कल्चर की देन है। तो ऑनलाइन कल्चर आपके, जैसे मैंने आपसे कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इसे, कि ये जो इस तरह की जो व्यूअरशिप है और रीडरशिप है, जो कि एक जमाने में देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों की होती थी,
वे बिल्कुल अफीम के नशे की तरह एडिक्ट होते थे। कैसे एडिक्ट होते थे, मैं एक छोटे सा किस्सा सुना के और ये बात रोकूंगा मैं, जिससे आप सोचें। हमारे एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, जादवपुर में रहते थे। बीच बीच में बात करते थे, बोले कि एक दिन आए, बोले जगदीश्वर जी बहुत ही सीरियस समस्या है, अब बेटा तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जो किस्सा बताया वो सुनने लायक है और समझने लायक है, उससे आपको इस संकट का आभास मिलेगा जिस संकट में हम लोग फंस चुके हैं। उनका लड़का सुबह जाता था अपने दोस्त से मिलने, दिन भर उसके साथ खेलता था, पढ़ता था, सब कुछ करता था, शाम को लौटता था। शाम को आने के बाद में ही थोड़ी देर बाद फिर वो फोन पर उससे बात करता रहता था। तो एक दिन उसके पिता ने निर्णय लिया, मैं अभी से पीटूंगा। तो उनके पिता ने, संस्कृत प्रोफेसर थे जो कभी अपने बच्चों को डांटते भी नहीं थे, उन्होंने कहा कि तू अभी फोन छोड़। रात के 10 बज चुके थे। बोले 7 बजे तू लौट के आया, लौट के आने के बाद में फिर तू उसी लड़के से बात कर रहा है जिस लड़के के साथ सारे दिन तू था। अगर तूने अभी फोन नहीं छोड़ा तो मैं तुझे पीटूंगा। तो वो लड़का अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं अभी फोन रख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं रखूंगा नहीं तो मेरे पिता मुझे मारेंगे। और ये कह के उसने फोन रख दिया। उसके पिता ने उससे पूछा कि तू ये बता कि सारे दिन अपने दोस्त के साथ रहा तू, तेरा मन नहीं भरा इससे? ऐसी क्या बात रह गई थी जो अब लौट के जब तू आया 7 बजे से और 10 बज गए हैं, अब ये 3 घंटे हो गए तुझे, लेकिन तेरी बातचीत खत्म नहीं हुई? जानते उस लड़के ने क्या आंसर दिया? वो वहां पिता को बाबा कहते हैं बंगला में। तो उसने कहा बाबा तुम ही बूझ बेना कि पिताजी तुम नहीं समझ सकते हम क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा बता तो सही क्या बात कर रहा है। बोले नहीं तुम समझ नहीं सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं। और ये कह के वो कमरे में चला गया। ये नया जो व्यूअर है, ये नया जो कंज्यूमर है, जो ऑनलाइन कल्चर का एकदम एडिक्ट है, इस ऑनलाइन कल्चर के एडिक्ट व्यूअर और सिटीजन ने एक खास किस्म की नशे से भरी हुई दुनिया तैयार की है जिसके कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं मैं क्यों रहता हूं ऑनलाइन? मैं इसलिए नहीं रहता कि मुझे कोई समस्या है, नहीं मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी से। मैं इसलिए रहता हूं ऑनलाइन और कि मेरा यह मानना है कि मुझे इन नौजवानों से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे इस माध्यम को क्रिटिकली लें, क्रिटिकली सोचें, क्रिटिकली देखें। जो सीरियल टीवी है उस सीरियल ने कल तक टीवी का एडिक्ट था, अब वो सीरियल टीवी का एडिक्ट होगा। और ये और भी गंभीर संकट है। इसने ऑनलाइन और भी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है। इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और अब हम लोग तय है हम दिन में 11 बजे मिलेंगे, क्योंकि शाम को नेट में बहुत समस्याएं रहती हैं, बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। तो हम शाम को बातचीत नहीं करेंगे, शाम को हम वैसे लिखेंगे, उस पर अपने कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन फेसबुक लाइव हम लोग करेंगे रोज, लेकिन सुबह 11 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।